बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज का हमारा टॉपिक है थायराइड डिसऑर्डर। नाजरीन, हमारे जिस्म में दो तरह के ग्लैंड पाए जाते हैं। एक का नाम है एक्सोक्राइन ग्लैंड और दूसरे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड में लिवर इसकी एग्जांपल है और ये बॉडी का सबसे बड़ा एक ग्लैंड या गदूद है। और एंडोक्राइन ग्लैंड जो हैं ये वो ग्लैंड होते हैं जो डक्टलेस होते हैं, यानी इनके साथ नाली को नहीं होती। और ग्लैंड चाहे एक्सोक्राइन हो या एंडोक्राइन हो, ग्लैंड का फंक्शन नाजरीन ये होता है कि ये हार्मोन पैदा करते हैं। और हार्मोन जो हैं इनका हमारी सेहत को बरकरार रखने में बड़ा अमल दखल है। हार्मोन का लेवल बॉडी के अंदर हर वक्त बैलेंस रहना चाहिए। जब तक इनका लेवल बैलेंस रहेगा तब तक हमारी सेहत अच्छी रहेगी। जब इनका जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा तो बीमारियां पैदा होंगी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थायराइड डिसऑर्डर। थायराइड एक छोटा सा ग्लैंड है, बटरफ्लाई की शक्ल का, ये जैसे ये तितली होती है उस शक्ल का ये ग्लैंड है। और हमारे गले में इस जगह पर जिधर मैंने ये उंगली रखी है यहाँ पे पाया जाता है। जब इसमें कोई ख़राबी पैदा होती है तो कौन सी इलामात जो है वो पैदा होती है जिससे कि हम अंदाज़ा लगाते हैं कि मेरे थायराइड ग्लैंड में कोई मसला बन गया। और फिर इसके बाद इसके टेस्ट करवाए जाते हैं। वो टेस्ट भी मैं आपको बताऊंगा। 3 टेस्ट हैं इसके, उसका भी जिक्र इसके बाद करेंगे। और इसके बाद फिर इसकी मेडिसिन भी बताऊंगा। पहले इसकी इलामात जो हैं वो मैं आपको बताता हूँ। 10 बड़ी इलामात जो हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ, जिससे कि आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि थायराइड का कोई मसला जो है वो पाया जाता है। ये 10 बड़ी इलामात जो हैं इनमें हार्ट बीट का तेज़ हो जाना एक अलामत, पहली इलामत है कि हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। लेकिन बीमारी में और तंदुरुस्ती में फ़र्क होता है। अगर तो आपकी हार्ट बीट तेज़ चलने से तेज़ हो या एक्सरसाइज करने से तेज़ हो तो वो बीमारी नहीं है। वो तो आपने काम ऐसा किया, आपने कोई एक्सरसाइज के दौरान आप कि जो ब्लड सर्कुलेशन है वो तेज़ हुई, हार्ट बीट भी तेज़ होगी। जब आप दौड़ लगाते हैं तब भी हार्ट बीट तेज़ होगी। तो ऐसी सूरत में तो हार्ट बीट का तेज़ होना बीमारी की तरफ अलामत नहीं है। लेकिन अगर आप बैठे हुए आराम से बैठे हुए हैं, आपने कोई ऐसी एक्सरसाइज भी नहीं की और फिर भी आपकी हार्ट बीट तेज़ रहती है और अक्सर तेज़ रहती है, तो फिर ये इशारा इस बीमारी की तरफ समझा जा सकता है। एक अलामत इसकी ये होगी। दूसरी अलामत इसकी ये है कि थकावट। अब इसमें भी यही चीज़ देखनी है कि अगर तो आप काम करते हैं, काम के बाद थक जाना ये एक नॉर्मल अमल है। लेकिन अगर आप हर वक्त थके ही रहते हैं और बेतहाशा थकावट रहती है आपको और आपको समझ ही नहीं आती कि हर वक्त मेरा जिस्म क्यों थका रहता है, काम भी नहीं इतने करता और फिर भी थका रहता हूँ, तो ये फिर बीमारी की तरफ अलामत है। और ये दूसरी अलामत है ये थायराइड डिसऑर्डर की। तीसरी अलामत इसकी है एंग्जाइटी होना या डिप्रेशन होना। या तो आप हर वक्त एंग्जाइटी में रहते हो, यानी बिला वजह गुस्सा या इस किस्म की सोचें, या डिप्रेस रहते हो हर वक्त। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये भी इस तरफ इशारा करती हैं कि जो आपका थायराइड है उसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है। चौथी अलामत है वेट लॉस या वेट गेन। या तो आपका वज़न जो है वो तेज़ी से बढ़ रहा हो या फिर आपका वज़न तेज़ी से गिर रहा हो। दोनों सूरतों में इस तरफ इशारा समझा जा सकता है कि आपके थायराइड में कोई मसला जो है वो ना पैदा हो गया। और पांचवी अलामत है लैक ऑफ कंसंट्रेशन, यानी आप किसी भी काम पे पूरी तरह से तवज्जो नहीं दे सकते। और ये आप में ये अलामत पाई जाती है। आपने अपने दोस्तों से, घर वालों से या अपने डॉक्टर से इसका जिक्र भी किया कि मैं किसी भी काम की तरफ तवज्जो सही तरीके से नहीं दे सकता। तो ये अलामत जो है लैक ऑफ कंसंट्रेशन है।
तो ये भी इस तरफ इशारा करती है। छठी अलामत है हेयर लॉस, यानी बालों का गिरना। बावजूद अच्छी खुराक खाने के बावजूद आप दूध भी पीते हैं, आप फल भी खाते हैं, आपका सारा सिलसिला जो है वो ठीक है, आपकी तरफ से कोई कुताही नहीं है, फिर भी आपके बाल गिरते हैं, तो फिर इसमें ये सोचा जा सकता है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, छठी अलामत है स्किन ड्राई रहती है। अगर तो आपकी स्किन मुसलसल ड्राई रहती है, आप क्रीम इस्तेमाल करते हो, कोई ऑयल भी लगाते रहते हो, लेकिन इसके बावजूद आपकी स्किन ड्राई रहती है, तो फिर भी ये इशारा इस तरफ समझा जा सकता है। ये छठी अलामत। और सातवीं अलामत है जॉइंट और मसल आपके जो हैं उनमें पेन रहती है और आपके जॉइंट और आपके मसल जो हैं वो दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रहे हो, मस्कुलर वीकनेस हो या जॉइंट में पेन या वीकनेस या स्वेलिंग, जॉइंट की प्रॉब्लम हो, तो तब भी ये इशारा इस बीमारी की तरफ समझा जा सकता है। और ये आठवीं अलामत थी। नौवीं अलामत है कॉन्स्टिपेशन, यानी कब्ज़ रहती है आपको, तो ये भी समझा जा सकता है कि ये भी कोई ऐसा थायराइड का मसला जो है उसकी तरफ इशारा है। और एक 10वीं अलामत सॉरी, ऐसे मरीज जो जिनको सर्दियों के मौसम में सर्दी लगना एक आम बात है, लेकिन जिनको आम लोगों की निस्बत बहुत ज़्यादा सर्दी लगती हो सर्दियों में, और जब थोड़ी सी गर्मी हो तो उनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती हो, यानी मौसम थोड़ा चेंज हो, गर्मी थोड़ी बढ़े तो गर्मी बहुत ज़्यादा लगे, दूसरों से ज़्यादा लगे, और सर्दी थोड़ी बढ़े तो सर्दी दूसरों से ज़्यादा लगे, तो ये दोनों सूरतें जो हैं ये इस तरफ इशारा करती हैं। तो ये तो नाजरीन मैंने आपको इस बीमारी की, थायराइड डिसऑर्डर की 10 मेन अलामात जो हैं वो आपके सामने रखी हैं। अगर इनमें 2, 4, 5 कुछ भी अलामात आप में पाई जाती हैं तो आपको चाहिए आप अपने डॉक्टर से रब्ता करें, डॉक्टर को बताएं कि मेरे ये अलामात जो हैं ये मुस्तकिल आ रही हैं, तो अब इसके बाद डॉक्टर समझेगा, वो आपके टेस्ट करवा लेगा। इसके टेस्ट जो हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 3 तरह के इसके टेस्ट हैं। एक टेस्ट है T3, उसका नाम है, दूसरे का नाम है T4, और तीसरा टेस्ट जो है उसका नाम है TSH। TSH जो तीसरा है, मैं पहले इसके बारे में बताता हूँ कि TSH क्या है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड ग्लैंड का पैदा करता हार्मोन नहीं है, ये जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड जितने भी हैं इनका एक चीफ ग्लैंड है, जिस वो साइज़ में तो वो छोटा है लेकिन अपने फंक्शन के लिहाज से वो बड़ा है, और इसलिए उसको चीफ कहा जाता है, और वो हमारे दिमाग के अंदर पाया जाता है। उसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। मटर के दाने के बराबर उसका साइज़ होता है। वो 8 किस्म के हार्मोन पैदा करता है, और वो सारे उसके हार्मोन स्टिमुलेटिंग होते हैं, वो आगे जाके किसी और ऑर्गन को, किसी और ग्लैंड को वो स्टिमुलेट करते हैं। उन्हीं 8 में से एक TSH है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी वो थायराइड जो ग्लैंड है उसको स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट करने का मतलब होता है मुतहरक करना, एक्टिव करना, काम के लिए तैयार करना, उकसाना, ये इसके मीनिंग है स्टिमुलेशन के। तो ये जो है इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो है 5 से 12। 5 से 12 अगर आप टेस्ट करवाते हैं तो इसके दरमियान जो भी वैल्यू आएगी वो नॉर्मल होगी। 5 से लेस होगा तब भी ठीक नहीं है, अगर 12 से ऊपर होगा तो तब भी ठीक नहीं है। तो अगर स्टिमुलेशन बढ़ जाएगी तो फिर भी ठीक नहीं है, कम हो जाएगी तो फिर भी ठीक नहीं है। तो 5 से 12 के दरमियान जो भी फिगर आएगा वो नॉर्मल काउंट होगा। अब आते हैं T4 क्या है। T4 थायरॉक्सिन है। ये जो बाद दफ़ा इस बीमारी में मुब्तला जो लोग होते हैं उनको एलोपैथिक डॉक्टर जो हैं वो थायरॉक्सिन की एक गोली लगा देते हैं, और वो कहते हैं कि ये गोली आपने मुसलसल खाते रहना है, आप अपनी रोटी खाना भूल सकते हैं लेकिन ये गोली नहीं भूलनी, यानी इतने रेगुलर और इतने इसको ध्यान से आपने खाना है कि इसके बगैर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। यानी इस तरह से कहा जाता है। ये थायरॉक्सिन नामी गोली जो है ये उस वक्त दी जाती है जब थायरॉक्सिन बॉडी के अंदर
डिस्टर्ब हो जाए। तो ये थायराइड ग्लैंड जो है वो जो हार्मोन पैदा करता है उसको थायरॉक्सिन कहते हैं या उसको T4 कहते हैं। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो 0.5 से लेके 5.0 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर, ये इसकी नॉर्मल वैल्यू है। तो अगर इससे ज़्यादा ये सेक्रेशन जो है वो पैदा हो रही हो तो इसको हाइपर थायरॉइडिज्म इसको कहते हैं, हाइपर थायरॉइडिज्म। और अगर कम पैदा हो रही हो तो फिर कहते हैं हाइपोथायरॉइडिज्म। हाइपो का मतलब कम और हाइपर का मतलब ज़्यादा। अब T3 की तरफ आते हैं। T3 जो है 80 से लेके 220 तक इसकी नॉर्मल वैल्यू है। 80 से 220 तक इसकी नॉर्मल वैल्यू है। इसके दरमियान कोई भी फिगर आएगा तो आप उसे नॉर्मल ही कहेंगे, और इससे कम होगा तो कम, और अगर 220 से ज़्यादा हो जाएगा तो फिर ये बढ़ जाएगा यानी T3। तो दोनों सूरतों में बीमारी है। और जब ऐसे पेशेंट का इलाज शुरू किया जाता है तो मॉनिटरिंग के लिए T3 का साथ साथ करवाते रहना ये ज़रूरी होता है। इससे आप अपने पेशेंट की मॉनिटरिंग कर सकते हैं, चेक करते रहते हैं कि पेशेंट ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा। तो नाज़रीन, ये तो इसके टेस्ट हो गए, इसकी सिम्टम होगी। अब इससे अगला मरला है कि इसकी काजेज़ क्या हैं इस बीमारी की, ये बीमारी पैदा क्यों होती है। इसकी मेन काजेज़ जो हैं वो दो हैं। एक तो डेफिशिएंसी है कुछ चीज़ों की, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, और दूसरी है ऑटोइम्यून डिजीज़। वो पेशेंट जो ऑटोइम्यून डिजीज़ में मुब्तला होते हैं उनको भी हो सकती है। और वो जो डेफिशिएंसी है वो किन चीज़ों की है, उसमें आयोडीन की डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। जिंक की डेफिशिएंसी हो जाए तो फिर भी ये मसला हो जाता है। सेलेनियम की डेफिशिएंसी हो जाए तब भी ये मसला हो सकता है। और विटामिन बी की अगर डेफिशिएंसी हो जाए यानी कमी हो जाए तब भी ये मसला हो सकता है। इसके अलावा टायरोसिन की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तब ये मसला हो सकता है। अब टायरोसिन एक कम्बिनेशन है इसका, आयोडीन के साथ कुछ और चीज़ें मिली हैं तो इसको टायरोसिन कहते हैं। ये इसकी कमी हो जाए तो तब भी ये मसला होता है। तो नाज़रीन, ये आपको पता चल गया कि इस बीमारी की मेन काजेज़ क्या है। अब इसका आखिरी जो मरला है वो रह गया कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। एलोपैथिक में तो ज़्यादातर इसकी थायरॉक्सिन गोली लगाते हैं, लेकिन वो मेरा शोबा नहीं है। मैं अपने शोबे के मुतल्लिक़ आपको बताता हूँ कि होम्योपैथिक में इसका इलाज जो है वो क्या है। इसके लिए मैं 10 मेडिसिन आपको बता देता हूँ। और नाज़रीन, मैं पहले अपनी जो भी वीडियो बनाता हूँ उसमें मैं ये बताता हूँ कि होम्योपैथिक शोबा जो है उसमें बीमारी के नाम से दवाई की सिलेक्शन नहीं होती। टोटलिटी ऑफ सिम्टम जो है इसकी बेस पर दवाई की सिलेक्शन होती है। यानी आप डॉक्टर के पास जाएं, वो आपकी जो मेंटल सिम्टम है, ज़हनी इलामात और बाकी फ़िज़िकल सारे जिस्म की इलामात, ये दोनों तरह के इलामात डॉक्टर लेता है। फिर इसके बाद टोटलिटी ऑफ सिम्टम की बेस पर वो डिसीजन लेता है कि कौन सी दवाई जो है वो मेरे पेशेंट को ज़्यादा उसकी इलामात जो है उसको मद्देनजर रखते हुए मेरे पेशेंट को ठीक कर सकती है, क्योर कर सकती है। इसलिए जब भी आपने कोई होम्योपैथिक दवाई लेनी है, बेहतर यही है कि आप किसी अच्छे कॉम्पिटेंट डॉक्टर के पास जाएं, उसे जाके अपनी सूरत हाल बताएं, अपनी सिम्टम बताएं। लेकिन मैं मेरे कुछ स्टूडेंट जो हैं उनका कहना यह है, मैं चूँकि कॉलेज में लेक्चर भी देता हूँ होम्योपैथिक कॉलेज में, तो मेरे जो स्टूडेंट हैं उनकी डिमांड है कि सर आप हमें कुछ साथ अपनी वीडियो में अद्वियात भी बताया करें। तो उनकी स्टडी के लिए मैं 10 मेडिसिन आपको बता देता हूँ। इनको आप स्टडी करें और जो पेशेंट आपके सामने हो उसके साथ इन्हें कंपेयर करें, तो इन्हीं में से कोई ना कोई दवाई जो है वो आपके पेशेंट को ठीक कर सकती है। एक दवाई है आयोडियम, और दूसरी दवाई है बेलाडोना, तीसरी है फाइटोलिका बेरी, चौथी दवाई है स्लेशिया, और इसके बाद पांचवी है थूजा, इसी तरह छठी ब्राइटा कार्ब, और फिर इसके बाद लाइकोपोडियम और हैपरसल्फ। ये 8 दवाइयाँ हैं। ये जो मेन मेडिसिन है वो मैंने आपको बता दी हैं। इन्हीं में से 1-2 मेडिसिन
बाद दफ़ा तो एक ही मेडिसिन जो है वो मरीज़ को ठीक कर सकती है, बाद दफ़ा दो मेडिसिन जो है उनकी ज़रूरत पड़ सकती है। एक मेडिसिन जो उसकी बनती है, दूसरी उसकी हेल्पर जो है। तो जो पेशेंट भी होगा उसके लिए इन्हीं में से कोई ना कोई अच्छी दवाई जो है वो उसके लिए आप सिलेक्ट कर सकते हैं, उसको दें, इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगा। और साथ में मैं अपने जो ये इस बीमारी में मुब्तला जो मेरे पास पेशेंट आते हैं उनको मैं एप्पल का जूस एक गिलास डेली कहता हूँ, ये इसके लिए बड़ा मुफीद है। तो या एप्पल खा लें या एक गिलास उसका जूस डेली पिएं, इससे इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा अफाका होगा और जल्दी आप ठीक होंगे। तो नाज़रीन, ये थायराइड डिसऑर्डर के मतलब ये जो मैंने वीडियो बनाई ये आपको अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव वीडियो है। अगर आपको पसंद आए तो आप इसे दूसरों तक भी शेयर करें, और इसी तरह की और मैं इंफॉर्मेटिव वीडियो इंशाल्लाह आप तक पहुंचाता रहूँगा। आप इसको आगे शेयर करते रहें, दूसरों का भी भला होता रहे। तो बहुत शुक्रिया नाज़रीन वीडियो देखने का, सुनने का। अल्लाह हाफ़िज़।